हेलो फ्रेंड्स, तुम सबको वेलकम है आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल में और माई सेल्फ ओनूप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो TIFR जो बायोलॉजी की एग्जाम है तो उनकी जो केमिस्ट्री पेपर है उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों को सारे जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है सब यहाँ पे मिल जाएगा। केमिस्ट्री की जितने भी सॉल्व है 2010 से 2021 तक। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, तो कोई भी नई वीडियो आएगा तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करूंगा जो केमिस्ट्री की क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख रहा हूं, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन NH4Cl। NH4Cl एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके बोला गया उसके अंदर क्या क्या टाइप ऑफ बॉन्ड्स होता है, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, ओनली आयोनिक, आयोनिक एंड कोवैलेंट या कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है NH4Cl जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे किस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑब्जर्व होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले NH4Cl जो है इसकी स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं NH4Cl की स्ट्रक्चर को लिखूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे ऐसे और एक Cl कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले नॉर्मल इसका बेसिकली दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने पहले एक स्ट्रक्चर को लिखा है। ठीक है, जहां पे NH4 को मैंने जो लिखा है, अगर NH4 को अच्छे से देखोगे यहाँ पे NH4 का ये जो बॉन्ड है, जो एरो बॉन्ड है, इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो सारे बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड क्या है, जो NH बॉन्ड है, ये सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब NH4Cl में मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहां मैं देख रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। बट इस NH4Cl की जो स्ट्रक्चर है मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जहां पे मैं NH4 प्लस और Cl माइनस, मतलब ऐसे आयोनिक फॉर्म में भी इसका स्ट्रक्चर को मैं लिख सकता हूं। मतलब यहाँ पे जो आयंस फॉर्म है, जो आयोनिक फॉर्म है, इन फॉर्म में भी मैं इनकी स्ट्रक्चर को लिख सकता हूं। तो अगर यहां पे देखा जाए इस NH4Cl में, तो कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट एंड आयोनिक सारे फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम NH4Cl की आयोनिक स्ट्रक्चर को देखोगे जो कुछ इस तरह की होगा, जो कुछ इस तरह की होगा, यहां पे Na हाइड्रोजन 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 और NH इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि N यहाँ पे टेट्रावैलेंट है, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ Cl माइनस आयंस ऐसे रहता है जो मेरा आयोनिक फॉर्म में है। इसका मतलब अगर मैं NH4Cl की स्ट्रक्चर को देखूंगा तो यहाँ पे मेरा सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ये जो तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। NH4Cl की जो स्ट्रक्चर है वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट एंड आयोनिक सारे एग्जिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द प्रोडक्ट फॉर्म इज एन आइसोबार if there is alpha emission, beta emission, 1 alpha and 1 beta emission and 2 alpha 1 beta emission। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है? तो पहले तो मुझे जानना पड़ेगा आइसोबार की मीनिंग क्या है। आइसोबार की मीनिंग क्या है, आइसोबार की मीनिंग है सेम मास नंबर। क्या है, सेम मास नंबर। ठीक है, जो आइसोबार की मीनिंग है, इसका मीनिंग है सेम मास नंबर। तो मुझे बोला गया आइसोबार कब मिलेगा, ठीक है, कौन सा, डीके पे। देखो अगर तुम हीलियम की देखोगे, हीलियम बेसिकली तुम्हारा क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है। जो एक अल्फा पार्टिकल है इसको हीलियम बोला जाता है। और अगर बीटा पार्टिकल को देखा जाए, बीटा पार्टिकल -1 0 ऐसे होता है। मतलब बीटा पार्टिकल में जो मास है, मास का कुछ चेंजेस नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। बट अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, मतलब तुम्हारा जो हीलियम पार्टिकल की जो रिलीज होगा, यहां पे क्या होगा, तुम्हारा जो मास नंबर है उसका 4 डिक्रीज
हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2 डिक्रीज हो जाएगा। बट यहां पे अगर बीटा एमिशन होगा तो इसका मास नंबर 0 है, मतलब इसका अगर बीटा पार्टिकल की डीके होगा तो इसका मास नंबर कुछ भी नहीं होगा। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, सपोज मेरा कार्बन 612 एक ऐसे कार्बन की कार्बन एटम, ठीक है, इसका अगर मैं, ठीक है, इसका चलो 14 पकड़ लेता हूं मैं, ओके, इसका मैं C14 पकड़ लेता हूं, C14 मतलब 14 वाला जो कार्बन का आइसोटोप होता है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव डीके करेगा। तो रेडियो एक्टिव डीके करेगा तो अगर एक बीटा पार्टिकल डीके करेगा, बीटा मींस क्या है, बीटा मींस है -10, ये जो पार्टिकल है, तो अगर बीटा डीके करेगा तो इसके साथ क्या होगा, जो और एक तुम्हें मिलेगा कंपाउंड दैट इज 14 in 7, मतलब यहां पे क्या होगा, जो तुम्हारा मास नंबर था ना, मास नंबर तुम्हारा क्या हो गया +1 हो गया। क्यों +1 हो गया, देखो अगर इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा तुम अच्छे से देखो, इसका मास नंबर 14 है, इसका भी मास नंबर 14 है और इसका जो एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर इसका भी देखा जाए 7 और -1 तो इस साइड भी एटॉमिक नंबर तुम्हारा 6 ही है, मतलब बैलेंस रिएक्शन है। मतलब अगर तुम्हारा बीटा डीके होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर का चेंजेस होगा, एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, बट मास जो नंबर है, मास नंबर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। मास नंबर क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए आइसोबार तुम्हारा प्रोडक्ट मिलने के लिए, मतलब सेम मास नंबर होने के लिए तुम्हें जो डीके करना पड़ेगा वो होगा बीटा एमिशन। ओके, क्या करना पड़ेगा, बीटा एमिशन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करके जो कंप्लीट रिएक्शन है इसको नोट करके रखो। Which element has the greater difference between the first ionization energy and the second ionization energy? पोटासियम, कैल्शियम, गैलियम, क्या होगा? तो आई थिंक तुम सबने सोच लिया है, तो इसका आंसर जो होगा, अगर तुम पोटासियम का देखोगे, पोटासियम तुम्हारा ग्रुप फास्ट ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका जो लास्ट में होता है NH1 होता है, हमेशा क्या होता है NH1, ठीक है, और जो तुम्हारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम का होता है NH2, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक है, पोटासियम का 19 है, बेसिकली पोटासियम का 19 है, ठीक है, इसको याद रखना, पोटासियम का 19 है, तो 19 है, तो इसका जो होता है ये हो जाता है तुम्हारा आर्गन 4s1, और जो तुम्हारा कैल्शियम है, कैल्शियम का हो जाता है 20, तो इसका हो जाता है आर्गन 4s2, ठीक है। तो अगर तुम पोटासियम का केस में यहां पे देखोगे, यहां पे बोला गया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को तुम रिलीज कर दोगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, मतलब इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अभी तुम जानते हो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी आर्गन अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये बन गया इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा। इसके लिए देखा जाएगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बात किया जाए तो पोटासियम का सबसे ज्यादा होगा, बट अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के आर्गन 4s2 है, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा, सपोज ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया है, तो ये क्या करेगा, ये 4s1 ही अचीव करेगा। तो 4s1 अचीव करेगा तो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। गैलियम के केस में भी सेम बात है, गैलियम जो है तुम्हारा ग्रुप 13 एलिमेंट है, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होगा NH2 NP1, क्योंकि ये ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 से NH2 NP1, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है NP1 से निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद NH2 से, तो ये भी इनर्ट गैस से नहीं निकल पा रहा है। ओनली वन जो इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा जो पोटासियम के केस में। इसके लिए हम लोग देखेंगे जो पोटासियम की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chelates metal among the salicylic, salicylic acid and orthonitrophenol? यहाँ पे कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स करता है या चिलेट कंपाउंड फॉर्म करता है? तो पहले तो मुझे जानना पड़ेगा व्हाट इज चिलेट। इस चिलेट वर्ड की मीनिंग क्या है? चिलेट, ये जो चिलेट का मीनिंग है जहां पे मोर देन वन बाइंडिंग साइड है, मतलब बहुत साइड से बाइंड करता है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे क्रैप, ये जो चिलेट ना कुछ क्रैप की तरह, क्रैप कर क्या करते हैं, ऐसे दो साइड से ऐसे बाइंड करता है, तो चिलेट मतलब कितने साइड से ऐसे बाइंड करता है। जब ऐसे बहुत सारे बाइंड करता है कोई भी एक मेटल को या कुछ भी कैटायन को, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाता है, इसको बुलाया जाता है चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इन सबकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा, जैसे मैं अगर सबसे पहले ड्रॉ करूंगा सैलिसाइलाइड को, ये तुम्हारा सैलिसाइलाइड है। तो अगर सैलिसाइलाइड को देखोगे तो ये क्या कर सकता है तुम्हारा, इसकी जो लोन पेयर है इधर से, और एक ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है ये इधर से किसी भी एक मेटल को ऐसे बाइंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे सैलिसाइलिक एसिड, इसका भी सेम बात है, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकता है, सिमिलरली क्या कर सकता है, अगर कोई ऐसे मेटल है तो इनको क्या कर सकता है, ऐसे चिलेट की तरह दोनों ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हैं, मतलब एक इस ऑक्सीजन की लोन पेयर से ऐसे बाइंड कर सकता है। और लास्ट में है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को अगर मैं देखूंगा तो यहां पे भी सेम बात है, अगर नाइट्रो को मैं थोड़ा खुल के लिखूंगा तो और भी समझ आ जाएगा। तो क्या करता है यहां पे, ऑक्सीजन का दो लोन पेयर होता है, ऐसे दोनों साइड से ऐसे क्रैप करता है, मतलब यहां पे अगर तुम देखोगे सारे कॉम्प्लेक्स जो है, यहां पे ऑक्सीजन है और सब ऐसे क्या करेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चिलेट मींस मतलब जो ऐसे क्रैप की तरह बाइंड कर लेता है मोर देन वन साइड, और ऐसे चिलेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे हीमोग्लोबिन में हम लोग देखते हैं चारों पोरफायरिन रिंग एकदम बाइंड करता है आयरन को, या मायोग्लोबिन के केस में भी हम लोग देखते हैं पोरफायरिन रिंग ऐसे बाइंड करता है, ठीक है, मैग्नीशियम को। तो ये क्या है, एक एक चिलेट क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबके सब तुम्हारा चिलेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सारे स्ट्रक्चर को नोट करके रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Two solution of the same molecule with concentration 10 to the power minus 3 molar and 5 into 10 to the power minus 4 molar are kept in two different cuvettes of path length 1 semi and 2 semi respectively. If the absorbance of first sample is 1.2, what will be the absorbance of second sample? तो second sample का क्या होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो अगर मैं सैंपल 1 और सैंपल 2 के बारे में बात करूंगा, सपोज मैं पहले सैंपल 1 के बारे में देखता हूं क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। सैंपल 1 के बारे में ए सैंपल और बी सैंपल, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए अगर ए और बी का मैं बात करूंगा तो C1 की जो गिवन है, C1 की डेटा गिवन है 10 to the power minus 3 मोलर। C2 का क्या गिवन है, C2 का गिवन है 5 into 10 to the power minus 4 मोलर, ठीक है। और क्या गिवन है, पाथ लेंथ गिवन है, इसका L1 गिवन है 1 सेंटीमीटर,
L2 गिवन है 2 सेंटीमीटर और एब्जॉर्बेंस इसका गिवन है A1 का 1.2, तो A2 का निकालना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है A इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, जहां पे A होता है एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन होता है मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन और L फॉर पाथ लेंथ। तो यहां पे जो तुम्हें निकालना है, यहां पे A2 को निकालना है इस फॉर्मूला का यूज करके। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इस A1 की केस में देखूंगा, यहां पे अगर मैं पुट करूंगा A1 इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू C1 L1। एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है और मुझे कांस्टेंट की डेटा चाहिए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की डेटा प्रोवाइड नहीं है। तो मैं अगर A1 की डेटा पुट करूंगा 1.2 इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू C का वैल्यू गिवन था 10 टू द पावर -3 इनटू 1। तो यहां से तुम्हें एप्सिलॉन यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये डेटा है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। अभी इसी एप्सिलॉन को मैं क्या करूंगा, इस साइड में पुट करूंगा, मतलब जो एप्सिलॉन मुझे आया है उसी एप्सिलॉन को मैं दूसरे साइड में पुट करूंगा। तो मेरा A2 निकालना है, A2 इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो एप्सिलॉन का मुझे वैल्यू आ चुका है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 और C2 और L2 का वैल्यू मुझे पता है, C2 का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू L2 का वैल्यू था 2, क्या था, इंटू 2 था, ठीक है। तो इसका सॉल्व करोगे तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली जो डेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है। तुम्हें कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 2 इक्वल टू 1.2। तो यहाँ पे 1.2, मतलब बेसिकली क्या किया, मैंने जो डेटा गिवन था उसकी जो 1 का डेटा था वहां से मैंने एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट को निकाल लिया और उसको मैंने इक्वेशन जो 2 था वहां पे मैंने पुट कर दिया और वहां से मैं A2 का डेटा 1.2 इसको निकल लिया, ठीक है। यही मेरा बेसिकली बात था। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबको ही समझ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, आई थिंक सबको ही समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्या बात है। तुम्हें एक स्ट्रक्चर गिवन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ब्रेकिंग फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। यहां पे फॉस्फेट बॉन्ड जो ब्रेक करेगा इसका ऑर्डर तुम्हें पूछा गया है, तो क्या होगा बताओ। तो अगर मैं देखूंगा, देखो यहाँ पे जो टर्मिनल बॉन्ड है, जो तुम्हारा टर्मिनल बॉन्ड होता है, ठीक है। हमेशा क्या देखते हैं हम लोग, जो टर्मिनल बॉन्ड होता है यहाँ पे क्या करता है, जो सपोज कोई भी एक वाटर है या कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी, वो क्या करेगा, हमेशा टर्मिनल में अटैक करेगा, सही ना। वो हमेशा क्या करेगा, टर्मिनल में अटैक करेगा, इंटरनल में पहले अटैक करने नहीं जाएगा क्योंकि इंटरनल में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो हमेशा क्या करता है, वो टर्मिनल में अटैक करता है और टर्मिनल को क्या करता है, जल्दी से ब्रेक कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक easily then internal bond। बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है, मुझे पता है। तो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक इजीली देन इंटरनल बॉन्ड। तो टर्मिनल फास्ट ब्रेक होगा। तो अगर तुम टर्मिनल की केस में यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो टर्मिनल बॉन्ड यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो टर्मिनल था 1,
देन 2 देन 3, इसका मतलब सबसे पहले 1 ब्रेक होगा, देन 2 देन 3, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड्स ब्रेक इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, यहां पे सबसे ज्यादा वाटर सोल्यूबल कौन है? ओके, व्हिच वन इज मोस्ट वाटर सोल्यूबल, इसके बारे में मेरे एक सेशन भी है, देखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर तुम लोगों को मिल जाएगा, सुपर ट्रिक्स ऑन एस ब्लॉक। देखो हम लोगों की जो फ्रेंडशिप है, हम लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो क्या होता है, सेम हम लोगों की जो दोस्त है, सपोज मेरा कोई दोस्त है वो मेरे जैसे ही होगा, ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त है वो क्या होगा, तुम्हारे जैसे ही होगा, ठीक है, तुम जैसे हो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जैसे ही होगा। मतलब हम लोग जब दोस्त बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेम मेंटालिटी के बनाते हैं। क्या बनाता है, सेम मेंटालिटी का। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड बनाता है तो वो भी सेम रूल फॉलो करता है। मतलब कैसे, देखो अच्छे से समझो बात को। ये जो लिथियम, अगर मैं इस बात करूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, क्या बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इन सब में जो अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम जो तुम्हारे साइज है ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप तुम्हारा साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी इसके साथ जो कंपाउंड गिवन है ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ये क्या होता है, तुम्हारा एक लार्ज एनायन होता है। क्या होता है, क्योंकि ClO4 माइनस समझ ही सकते हो, एक क्लोरीन 4 ऑक्सीजन और एक एनायन है, एनायन का हमेशा साइज बड़ा होता है। तो ClO4 माइनस के अगर साइज देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ठीक है, जो स्टेबिलिटी की, तुम अगर यहां पे देखोगे, अगर इस CsCl4 के केस में अगर मैं CsCl4 में देखूंगा तो यहां पे क्या है, सीजियम भी बड़ा है और Cl4 माइनस भी बड़ा है, तो इन दोनों में क्या होगा, एकदम परफेक्ट बॉन्डिंग होगा। क्योंकि तुम्हारे जो कैटायन है CS प्लस और जो Cl माइनस बोथ आर लार्जर होने के कारण से ये क्या बनेगा, तुम्हारा स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिस वन इज स्टेबल। बट अगर लिथियम के केस में मैं कंपेयर करूंगा, लिथियम क्या है, साइज में थोड़ा छोटा है और जो इसका एनायन है, इसका एनायन बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस मिसमैच हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग ही तुम्हारे जो दोस्ती हो कभी क्लास की टॉपर के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम बैक बेंचर्स हो। बैक बेंचर्स कैसे टॉपर के साथ दोस्ती करेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है भाई, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है, लिथियम बहुत ही छोटा है और ClO4 माइनस बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनने वाला है, मतलब साइज मिसमैच आ रहा है। क्या हो रहा है भाई, साइज मिसमैच हो रहा है, और जब भी साइज मिसमैच होगा तो दिस सिस्टम बिकम अनस्टेबल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनस्टेबल बोलेंगे। क्या गंदा हैंडराइटिंग है, क्या गंदा हैंडराइटिंग है, तुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, तू केमिस्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये वाला क्या, यहाँ पे साइज मिसमैच होने के कारण से अनस्टेबल हो गया। तो अब तुम बताओ, एक स्टेबल मॉलिक्यूल और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल को अगर मैं वाटर में डाल दूंगा तो कौन जल्दी से ब्रेक करेगा? ऑब्वियसली जो अनस्टेबल था वो क्या करेगा, जल्दी से ब्रेक होगा। जो अनस्टेबल है वो क्या होगा, जल्दी से ब्रेक होगा। बट जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, जो CsCl4, ये क्या होगा, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वाटर सोल्युबिलिटी पूछूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, LiCl4, क्योंकि LiCl4 वहां पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत ही छोटा और Cl4 माइनस की साइज बहुत ही बड़ा। बट अगर मैं CsCl4 की बात करूंगा तो Cs क्या है, वो भी बहुत बड़ा है और Cl4 माइनस वो भी बहुत बड़ा है, तो दोनों ही बड़ा बड़ा है, तो दोनों बड़ा बड़ा क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से बॉन्ड बना देगा। तो ये वाला क्या होगा, स्टेबल बनेगा। ये क्या करेगा, लीस्ट सॉल्युबल होगा। क्या होगा भाई, CsCl4 लीस्ट सॉल्युबल होगा, और जो LiCl4 ये क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि LiCl4 है तुम्हारा अनस्टेबल, और CsCl4 लीस्ट सॉल्युबल क्यों होगा, क्योंकि वो है तुम्हारा स्टेबल, वो है तुम्हारा स्टेबल। तो यहां पे क्या है, तुम्हारा साइज के अकॉर्डिंग तुम्हें
सॉल्व करना है। क्या करना है? साइज कैलकुलेटिंग। मतलब जैसे अगर तुम्हें इस क्वेश्चन समझ आ गया, जैसे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया, तुम्हें क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे सकता हूं, सपोज LiCl, ठीक है, और मैंने दिया KCl, कौन ज्यादा स्टेबल? तो क्या बताओगे? KCl ज्यादा स्टेबल, क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन दोनों यहाँ पे सेम साइज है तो स्टेबल है। पर LiCl के केस में लिथियम छोटा साइज और क्लोरीन बड़ा साइज, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल किसके बेसिस पे कर रहा हूं मैं? साइज के बेसिस पे कर रहा हूं। किसके बेसिस पे कर रहा हूं बॉस? साइज के बेसिस पे कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन। देखो कार्बिन, कार्बिन किसको बोला जाता है? कार्बन का, जब कार्बन का जनरली क्या होता है? कार्बन का जनरली तुम 4 हाथ देखोगे, कार्बन का जनरली तुम क्या देखोगे? 4 हैंड। बट अगर इस 4 हैंड से तुम्हारा 2 हैंड को कट किया जाए तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड कार्बिन। क्या बनता है? कार्बन का अगर 4 हाथ से 2 हाथ कट किया जाए तो जो कंपाउंड बनता है दैट्स कॉल्ड कार्बिन। ठीक है, और अगर कार्बिन को मैं देखूंगा, कार्बिन जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। एक क्या होता है? सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। और सिंगलेट ट्रिपलेट के बारे में अगर मैं बताऊंगा, ये जो सिंगलेट है, सिंगलेट में क्या होता है? जो स्पिन होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, मतलब स्पिन क्या होता है? ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? स्पिन क्या होता है? एकदम सेम साइड में रहता है, मतलब दोनों स्पिन एक ही डायरेक्शन में रहता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसका ऑपोजिट होने के कारण से सिंगलेट क्या है? सिंगलेट में कोई भी मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पे क्या है? पेयर्ड अप है। तो ये वाला क्या बन जाता है तुम्हारा? ये वाला बन जाता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक, मतलब इसकी मैग्नेटिक क्या होता है? मूवमेंट नहीं होता है। बट ट्रिपलेट क्या होता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक साइड है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चरल फीचर्स की, तो ट्रिपलेट जो है वो थोड़ा ऐसे बेंड शेप रहता है, ऐसे वी शेप जैसे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। क्या होता है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, मतलब थोड़ा बेंड शेप बोला जाता है, वी शेप। बट ट्रिपलेट की जो बात है, ट्रिपलेट यहां पे तुम्हारा 2 स्टेप में एग्जिस्ट करता है, वैसे वी शेप मतलब sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही है। उसके साथ साथ क्या देखा जाता है? वो कभी कभी तुम्हारा मेजॉरिटी लीनियर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ट्रिपलेट जो होता है ना, वो मेजॉरिटी ऐसे लीनियर में एग्जिस्ट करता है, बट कभी कभी ऐसे बेंड भी sp2 भी हो जाता है। मतलब जो ट्रिपलेट है ये sp एज वेल एज sp2 दोनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। बट जो सिंगलेट है ये क्या होता है? ओनली sp2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम लोग देखा सिंगलेट ट्रिपलेट की सारे स्टेबिलिटी फैक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट और उसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे सब लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना, जो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में कौन सा कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताना। सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन, व्हिच कार्बिन इज मोर स्टेबल? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Choose the molecule has the polar bonds but does not orient the electric field. यहाँ पे कौन पोलर है बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखो अगर मैं 8 सेल का बात करूं, Cl2 का बात करूं, CCl4 का बात करूंगा, और एक में एमोनिया। यहां पे एक एक करके मैं सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो कौन सा स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के लिए क्या चाहिए? देखो पहले बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड कब शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तब शो करेगा अगर उसका डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? डाइपोल
मोमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। बट यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द मॉलिक्यूल दैट इज पोलर, ठीक है, पोलर बॉन्ड्स, उसके पास पोलर बॉन्ड्स है बट नॉट ओरिएंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो पहले अगर मॉलिक्यूल में जाऊंगा, HCl, क्लोरीन क्या करेगा, इधर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन खींचने के कारण से क्लोरीन क्या हो जाएगा, इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, क्योंकि क्लोरीन खींचेगा। क्लोरीन अगर इधर खींचेगा तो एक साइड वेक्टर रहेगा, तो इसका एक सॉरी मैं मैग्नेटिक पोल बोल दिया गलती से, अगर क्लोरीन इधर खींचेगा तो उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा, मतलब एक पोल क्रिएट होगा, क्लोरीन इज नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो अगर इस पोल क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करेगा, ओरिएंटेशन शो करेगा। बट यहां पे क्या बोला है, नॉट शो, मतलब शो नहीं करेगा। तो HCl का तो डाइपोल मोमेंट है तो वो तो शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे नॉट शो बोला गया, तो HCl शो करेगा, इसके लिए मैं HCl को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट शो करेगा। Cl की बात करूं, Cl2 का, देखो Cl2 का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये जो क्लोरीन क्लोरीन होने के कारण से यहाँ पे सेम एटम है, तो सेम एटम जब होता है तो इसके अंदर कोई भी पोल जनरेट नहीं होता है, क्योंकि दोनों एटम में पोल जनरेट नहीं होता है। पोल कब जनरेट होता है, पोल मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कब होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होता है, ठीक है, एक लड़का को अट्रैक्शन करता है, अभी तो करता है, कर भी सकता है, एटम नहीं करता है। एटम एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर अट्रैक्ट भी करेगा तो दोनों का सेम अट्रैक्शन होने के कारण से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, दोनों जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोल नहीं हो रहा है। हाँ, ये डाइपोल मोमेंट इसका नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरीन है, तो ए भी तो नॉट ओरिएंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा। बट एक फास्ट क्राइटेरिया जो पोलर बॉन्ड्स, यहां पे बोला गया मॉलिक्यूल के पास पोलर बॉन्ड्स होगा या नहीं शो करेगा, तो ये वाला क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास पोलर बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा गलती हो गया। बट अगर स्ट्रक्चर 3 को मैं देखूंगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इधर खींचेगा, और तीनों क्लोरीन क्या करता है, नीचे खींचता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, एक क्लोरीन ऊपर खींचता है और तीनों क्लोरीन नीचे खींचने के कारण से इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर कैंसिल हो जाता है, और इसकी जो डाइपोल मोमेंट मतलब जो म्यू होता है, ये तुम्हारा 0 हो जाता है। मतलब यहां पे क्या होता है, जो तुम्हारा बॉन्ड्स है, सारे बॉन्ड्स और पोलर CCl बॉन्ड्स है, तो पोलर बॉन्ड्स है, बट पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ये तुम्हारा 0 हो चुका है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट 0 हो चुका है, मतलब इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा, और उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड भी पोलर है, ठीक है, बॉन्ड भी पोलर है। बट और अगर एमोनिया के केस में देखेंगे, एमोनिया में भी यहाँ पे थोड़ा जाता है, बट इसका थोड़ा सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट शो होता है। इसका लोन पेयर ऊपर खींचता है और हाइड्रोजन भी तुम्हारा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, हाइड्रोजन पुश करता है, ऊपर पुश करता है, और लोन पेयर भी ऊपर पुश करता है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी ऊपर पुश कर रहा है, लोन पेयर भी ऊपर पुश कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करेगा। और यहाँ पे बोला था नहीं शो करेगा, तो यहाँ पे ओनली जो डाइपोल मोमेंट 0 वो बी का एंड सी का दोनों का ही हो रहा है, बट बी का क्या है, पोल नहीं था, कोई भी पोल ना होने के कारण से उसका आंसर नहीं हुआ, और पोल होने के कारण से मतलब डाइपोल डिफरेंट एटम होने के कारण से क्लोरीन और कार्बन का आंसर बन गया सी, ठीक है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट यहां पे क्या था, 0 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a monobacic acid has pK 5.2, calculate the pH at which the ratio between acids and the anion will be 1:5. तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, हेंडरसन इक्वेशन की एप्लीकेशन था। हेंडरसन इक्वेशन जो है वो क्या बता रहा है, हेंडरसन इक्वेशन बता रहा है pH इक्वल टू pK प्लस log सॉल्ट बाय एसिड, ये तुम्हारा हेंडरसन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट्स मीन एनायोनिक फॉर्म है, ठीक है, और एसिड्स मीन कैटायन है, तो मतलब pH इक्वल टू pK प्लस log एनायन बाय एसिड्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। और अगर मैं इसका डेटा देखूं कैटायन बाय एनायन, अगर मैं इसका कैटायन बाय एनायन की जो डेटा है वो गिवन है, कैटायन मतलब कैटायन बाय एनायन, तो एक मिनट मैं इसको एनायन को, इस एसिड को मैं कैटायन लिख देता हूँ, एसिड को कैटायन भी लिख सकता हूँ, और सॉल्ट को एनायन लिखा। तो इसकी जो कैटायन बाय जो एनायन था, इसकी रेशियो गिवन था 1:50। तो इसकी जो एनायन, अगर मैं कैटायन बाय एनायन 1:50 गिवन है, तो मैं अगर इस रेशियो को उल्टा कर दूंगा, मतलब एनायन बाय कैटायन करूंगा, तो ये हो जाएगा 50/1, ठीक है, क्योंकि कैटायन बाय एनायन तुम्हारा एसिड बाय एसिड मींस यहाँ पे कैटायन बात कर रहा है, यहाँ पे एसिड ही लिखते हैं, ठीक है, एसिड मींस यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं, एसिड बाय एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे पुट करूंगा, pK का वैल्यू गिवन है, pK का वैल्यू कितना गिवन है 5.2 प्लस log जो anion बाय एसिड्स, anion का कितना गिवन था, anion बाय कैटायन का या anion बाय एसिड का 50/1। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो डेटा तुम्हें आएगा 6.9 आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर सी है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ओके। Arrange the following compounds in the increasing order of acid strain: phenol, orthonitrophenol, metonitrophenol, 2,4-dinitrophenol, 2,4,6-trinitrophenol। अगर मैं सबका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, उसके बाद तुम्हारा मेटानाइट्रोफेनॉल, उसके बाद तुम्हारा आ रहा है 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल, और उसके बाद क्या है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, पांच स्ट्रक्चर जो तुम्हारा यहाँ पे गिवन किया गया है। तो इसकी एसिडिटी ऑर्डर तुम्हें बताने बोला है। अभी देखो इसके अगर एसिडिटी ऑर्डर देखूंगा तो एसिडिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एसिड। एसिड मींस जब एक H+ रिलीज करता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस को कितना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, क्योंकि हमको पता है ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हायर विल बी द एसिडिटी। तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारे जो एसिडिटी है, तुम्हारा एसिडिटी भी उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली हमें कॉन्जुगेट बेस को देखना है। तो अगर मैं इन सबके जो H है इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि वो एसिड हो रहा है, तो H+ को रिमूव कर रहा है, ठीक है।
तो H+ रिमूव करने के बाद ये सब क्या हो गया, अपना कॉन्जुगेट बेस में है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल है, तो अगर मैं देखूंगा सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस जो है ना वो 5 का स्टेबल है, क्योंकि तीनों नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे विथड्रॉ कर रहा है। तो 5 का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबल है। उसके बाद क्या है, 4 का है सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब 5 के बाद 4 का, ठीक है। उसके बाद अगर 1 2 3 में देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 देखो, जो ऑर्थो है, ऑर्थो अच्छे से माइनस आई इफेक्ट करता है, 3 उतना अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रो जो है ये अच्छे से यहाँ पे विथड्रॉ नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए 5 4 के बाद 2 आ जाएगा, देन तुम्हारा 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 में जो बात है, यहाँ पे देखो 2 में नाइट्रो ग्रुप तो एक तो पास है, ठीक है, एक तो पास है, और ये क्या करेगा ना, डायरेक्ट रेजोनेंस में भी जा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका रेजोनेंस दिखाऊंगा, नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा खोल के लिखूंगा मैं, देखो अगर मैं दिखूंगा यहाँ पे रेजोनेंस को, तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज ना यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है नाइट्रो के अंदर, बट ये उतना अच्छे से रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, क्योंकि नाइट्रो में रेजोनेंस नहीं जा सकते। ये क्या करेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट से पुल करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई आर इफेक्ट से मतलब पुल करेगा। तो रेजोनेंस को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तुम ऐसे भी सोच सकते हो जो नाइट्रो ज्यादा पास है तो ज्यादा विथड्रॉ कर रहा है, बट उससे अच्छा है रेजोनेंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेटर है। तो इसलिए 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और लास्ट में 1 आ जाता है। तो आंसर जो बन जाएगा सी बन जाएगा, जो एसिडिटी ऑर्डर। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हायर विल बी द एसिडिटी। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उसका एसिडिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Between the carbonyl complex MCO whole 4 PET3 और MCO whole 4 PPAH3 whole 3, the availability act as a catalyst for nucleophilic addition। nucleophilic addition में कौन अच्छे से एक्ट करेगा, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफाइल की मीनिंग है इलेक्ट्रॉन रीच, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच, मतलब तुम कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से डोनेट कर पा रहे हो, डोनेट कर पा रहे हो। तो अगर इन ग्रुप को तुम देखोगे, यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें PET3 है और एक में PPAH3 है। तो मुझे देखना है कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, PET3 या PPAH3, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। तो अगर मैं देखूंगा एक P के साथ तीनों PH ग्रुप, PH बोले तो बेंजीन, ठीक है, PH बोले तो बेंजीन, भाई ठीक से बेंजीन भी ड्रॉ नहीं हो रहा है रे, ठीक से कर, डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। इतना गंदा हैंडराइटिंग, बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है। स्कूल लाइफ से मैं गाली खा रहा हूँ इस गंदा हैंडराइटिंग के लिए। और ये क्या मेरा PPAH3 है, और अगर मैं PET3 को देखूंगा जहां पे तीनों ET ग्रुप है, ET ग्रुप बोले तो CH2CH3, तो तुम देख ही सकते हो एक CH2CH3 ग्रुप है और एक में तुम्हारा एक कंप्लीट बेंजीन रिंग है। तो ऑब्वियसली बेंजीन इज मच इलेक्ट्रॉन रिच ना, बेंजीन क्या है तुम्हारा, मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से वो क्या करेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेफिनेटली वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वो क्या बन जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। इसका मतलब बी का जो है ये क्या करेगा, हाई करेगा, हायर फॉर बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
डोनेशन था। तो सबने कॉपी कर लिया, समझ आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है, एन एसिडिक सॉल्यूशन containing 0.01 molar Na3 plus is treated with NaOH until LaOH whole 3 precipitated. At what pH does this occur? एक कौन सा pH में होगा? KSP given है। तो बेसिकली solubility प्रोडक्ट की प्रॉब्लम था, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे solubility प्रोडक्ट को निकालने बोला गया है। अभी solubility प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे? एकदम इजी क्वेश्चन है। solubility प्रोडक्ट को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर solubility प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है KSP इक्वल टू x टू द पावर x y टू द पावर y is x प्लस y। क्या होता है? x टू द पावर x y टू द पावर y प्लस x प्लस y। जैसे ये जो LaOH होल 3 है, LaOH होल 3, मतलब यहाँ पे जो L का अमाउंट है, L का अमाउंट को अगर मैं देखूंगा, L तुम्हारा x है और OH जो है तुम्हारा y है। तो मतलब यहाँ पे La की बात करें तो x तुम्हारा कितना है, 1 है, और जो y तुम्हारा है ये कितना है, 3 है। ठीक है, क्योंकि La तुम्हारा 1 है और OH तुम्हारा 3 है, तो मतलब इसका KSP जो आ जाएगा, KSP आ जाएगा 1 टू द पावर 1 into 3 टू द पावर 3 is 3 plus 1। इसका मतलब KSP तुम्हारा आ जाएगा 27 s to the power 4। KSP equal to 27 s to the power 4। अभी इस यहां से यहां पे तुम्हें s का वैल्यू निकालना है, तुम्हें s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, पहले KSP का फॉर्मूला देखा, x टू द पावर x y टू द पावर y is x प्लस y। तो La यहाँ पे क्या था, x था, मतलब x फॉर कैटायन और y फॉर एनायन। तो कैटायन तुम्हारा एक ही था La, और OH जो तुम्हारा था 3 था, तो 1 टू द पावर 1 3 टू द पावर 3 is 3 प्लस 1, तो 27 s टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको और भी आगे लेकर जाऊंगा इस प्रॉब्लम को, देखो यहाँ पे KSP का वैल्यू गिवन था 27 into 10 to the power minus 21, 27 into h to the power 4। तो यहां से s को तुम्हें सॉल्व करना है, और जो डेटा आएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 1.94 into 10 to the power 1.94 into 10 to the power minus 7। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये डेटा यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकल गया यहाँ पे। बस अभी इस कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर देना है, कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दो। एक किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये तुम्हारा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गया। किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो अभी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो अभी क्या करना है, तुम्हें pH निकालना है, pOH निकालना है। pOH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 3 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि 3 OH है, 1.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसको सॉल्व करो, देखो pOH कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो डेटा आएगा देखना 6.2 के आसपास आएगा, 6.2 के आसपास आएगा pOH, और 6.2 pOH आएगा तो pH कितना आएगा, pH आ जाएगा 14 माइनस 6.2, मतलब तुम्हारा आ जाएगा 7.8, मतलब pH वैल्यू आ जाएगा 7.8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था। ठीक है, एक एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था। पहले क्या किया हम लोग, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग और एक बार देखेंगे, पहले KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देखा, ठीक है, उसके बाद वहां से क्या किया, एस को निकाला, कंसंट्रेशन को, मतलब जो OH माइनस की यहाँ पे जो दिया था उसको, क्योंकि यहाँ पे कैटायन की कंसंट्रेशन गिवन था, OH माइनस की कंसंट्रेशन गिवन नहीं था, तो उसको वहां से निकालना पड़ा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखा 7.8। अच्छा, इस स्ट्रक्चर से मुझे देखना पड़ेगा जो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर गिवन था, ठीक है, एक कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे टोटल मेरा कितना सिग्नल है, 1 2 3, 3 सिग्नल है, मतलब यहाँ पे मेरा कितने सिग्नल, कहां पे 3 सिग्नल आएगा। मैं अगर अच्छे से देखूंगा यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3, इसका 3 आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे वही 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिफरेंट हाइड्रोजन है, 5 आ जाएगा, 1 2 3, इसका 3 आ जाएगा, मतलब ए का और जो डी का, इन दोनों का क्या है तुम्हारा 3 3 आ रहा है। तो कैसे करोगे, अब बताओ इन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे। तो अगर तुम यहाँ पे अच्छे से देखोगे, यहाँ पे जो NMR सिग्नल है, यहाँ पे ए तो या डी होगा, क्योंकि दोनों में ही तुम्हारा 3 सिग्नल आ रहा है। बट अगर मैं देखूंगा ये जो 3 हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, ये वाला जो है 3 सिग्नल, अच्छे से तुम अच्छे से देखो, यहाँ पे सारे, यहाँ पे क्या है, सिंगलेट है, यहाँ पे सारे जो सिग्नल गिवन है सारे सिंगलेट है, कोई भी यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, कोई भी स्प्लिटिंग, मतलब अगर डबलेट होता तो इसके साइड में और एक लाइन ऐसे होता, अगर ट्रिपलेट होता तो इसके लाइन में और एक लाइन होता, ऐसे क्वाड्रेट होता तो ऐसे 4 लाइन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे क्या है, सबके सब सिंगल लाइन है, इसका मतलब सबके सब यहाँ पे क्या है, सिंगलेट होगा। तो अगर मैं ऑप्शन डी में देखूंगा तो इसके जो बाजू में दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब n+1 के अकॉर्डिंग, तो इसका बाजू में 2 है तो 2+1, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट शो कर देगा, सही ना, ये वाला ट्रिपलेट शो कर देगा, और ये वाला क्या करेगा, 3+1 मतलब 4 क्वाड्रेट शो कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक कपलिंग ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, कपल करेगा उसकी एडजेसेंट की जो हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि रूल क्या है NMR की कपलिंग का, n+1। बट अगर मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर को देखूंगा, यहाँ पे इसके बाजू में कोई नहीं है हाइड्रोजन, इसके बाजू में कोई नहीं है, और इसके बाजू में कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कापिल करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए में यहाँ पे कोई भी कापिल नहीं हो रहा है, बट जो तुम्हारा स्ट्रक्चर डी था जहां पे कापिल होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, and last question, which of the option below shown in the most appropriate for the reagent, इस रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। देखो ETMGBr नहीं दे सकते क्योंकि ETMGBr माइनस को यहाँ पे दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो एक कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, ठीक है। पहले अगर ETMGBr तुम डाल दोगे, इसका भी सेम बात है, ए भी इसका भी यहाँ पे मिलेगा, ए भी तुम्हारे यहाँ पे अटैक कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जो करना था, इस रिएजेंट को अगर अच्छे से देखोगे, ये जो ETMGBr जिसका नाम है ग्रिगनर रिएजेंट, यहाँ पे ऐसे डालने से नहीं होगा। ये क्या करेगा, पहले तुम्हें जो करना होगा, यहाँ पे पहले HCl डालना पड़ेगा। ये क्या करेगा, एक HCl को कैप्चर करेगा, तो तुम्हारा कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाएगा,
एक यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अभी जो Cl को निकाल दिया था, ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे अटैक करने के बाद ऐसे कंपाउंड बना देगा। उसके बाद जो ETMGBr है, ETMGBr मतलब इसको अगर मैं खुल के लिखूंगा ETMGBr को, CH3 CH2 MgBr, तो CH3 CH2 क्या करेगा, तुम्हारा यहां पे अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा CH3 CH2, देख सकते हो यहाँ पे एक CH3 CH2 है और एक CH3 है। यहाँ पे ऑलरेडी एक CH3 था और एक CH3 CH2 MgBr अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट बेस्ट रिएजेंट बता सकते हो वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। तुम लोग के अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के लिए वो टॉपिक अपलोड कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय, अच्छे से रहो और हेल्दी रहो।